नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यू डिस्कशन हिंदी में। और आज की डेट है 29 मई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है उसके बारे में है। कंटेक्स्ट तो यही है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के गवर्नर्स की बैठक हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो कि भारत की ओर से रिप्रेजेंटेशन किसने किया है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा भारत का रिप्रेजेंटेशन किया गया है इस मीटिंग में। और ये मीटिंग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से आयोजित की गई थी। फिजिकली इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। दूसरी बात कि इस बैठक में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष को चुना गया है, और वो किस देश के हैं, वो हैं ब्राज़ील के। कौन है? मार्कस ट्राइजो। मार्कस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा इस बैंक ने जो अभी तक काम किए हैं वो क्या है कि जो सदस्य देश हैं उनमें 55 से अधिक परियोजनाओं पर लगभग 16.6 मिलियन डॉलर की पूंजी निवेशित की गई है इस बैंक के द्वारा। इस बैंक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है, साउथ अफ्रीका है और एक देश और है। कौन सा है बताइए? देखो ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? ब्रिक्स में आते हैं BRIC ब्रिक्स 5 देश: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सभी देशों को इनको निवेश किया गया है। ठीक है, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। ठीक है, पूछा जा सकता है रिसेंटली या, तो आपको पता होना चाहिए 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। हमने डिस्कस किया कि सदस्य देश कौन है: रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन। उसके बाद यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भी प्रोजेक्ट हैं उन पर ये निवेश करता है और उनके लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है। दूसरी बात, इस बैंक ने अभी तक विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके साथ इसने स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है। कहने का मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्या इस बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ रणनीतिक समझौता किया है, तो यस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है, तो यस। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ समझौता किया है कोई रणनीतिक, तो यस। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और उसके बाद इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 बिलियन डॉलर की थी। कितनी थी? 100 बिलियन डॉलर की। ठीक है, और चाइना इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारा, स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में अपनी पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान को स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वेदर की कंडीशन ठीक नहीं थी। इस वजह से स्पेस एक्स ने अपनी पहली मानवयुक्त यानी ह्यूमन को ले जाने वाली अपनी अंतरिक्ष उड़ान को पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू वेदर कंडीशन। ठीक है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरी बात कि इस मिशन को नाम क्या दिया गया था? इस मिशन का नाम था डेमो 2 मिशन। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डेमो 2 मिशन क्या है? तो डेमो 2 मिशन एक नासा का ऐसा मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाया जाएगा, लेकिन उसको ले जाने के लिए जो वाहक है वो कौन होगा? वो होगा फाल्कन 9। फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 एक रॉकेट है या कह सकते हैं प्रक्षेपास्त्र है, जिसके द्वारा अंतरिक्ष कक्षा में किसी सैटेलाइट को या ह्यूमन बींग्स को इसको भी मतलब पहुंचाया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि वह एक प्रक्षेपास्त्र है जिसके द्वारा किसी सैटेलाइट को या स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात ये कि इस बार जो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री थे इनका नाम इम्पोर्टेंट है, बॉब बेहनकेन और डग हर्ले। इम्पोर्टेंट है, बॉब बेहनकेन और डग हर्ले। इनको क्या था कि डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाने का प्रोग्राम था नासा का, और स्पेस एक्स के द्वारा ये उड़ान की गई थी। फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक है, लॉन्च रॉकेट कह सकते हैं हम जिसको। और अगर बात की जाए स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स एक निजी संस्था है, निजी कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की। और ये इसकी स्थापना की गई थी 6 मई 2002 को। 6 मई 2002 को। इसके संस्थापक जो थे इलन मस्क थे, और वर्तमान में CEO भी इलन मस्क हैं। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य ये था कि परिवहन लागत कम हो, अंतरिक्ष में जो परिवहन लागत है वो कम हो, और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना इस कंपनी का उद्देश्य है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीट्स के खाते में 30,000 रुपये जमा करवाए हैं। कितने करवाए हैं? 30,000 रुपये। तो ये जो रुपए हैं, ये कंटेस्ट है वो तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन खेलो इंडिया प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। देखो, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत होता क्या है कि 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं 8 वर्ष तक के लिए, ठीक है। मतलब जो भी खेलो इंडिया एथलीट्स के रूप में सिलेक्ट किया जाता है उसको 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिससे कि भारत में खेलों का विकास हो और भारत ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरी बात, इस योजना के तहत जो आयोजन होते हैं वो स्कूल स्तर पर होते हैं, कॉलेज स्तर पर होते हैं और विश्वविद्यालय स्तर पर होते हैं। यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पर इसके तहत खेल आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही थे कि युवा एवं विकास मंत्रालय का ये प्रोग्राम है, खेल एवं युवा विकास मंत्रालय। उसके अलावा 3 स्तर पर इसको आयोजित किया जाता है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा, NPCI ने अभी पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। NPCI जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा भी हाल ही में पाई नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है ये चैटबॉट। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये है कि पहली बात तो ये 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगा। और ये जो उपयोग करता है, जैसे रुपे, NPCI, UPI वेबसाइट का जो उपयोग करते हैं वो अपनी संबंधित क्यूरी जो है वो पाई से पूछ सकते हैं। और इस पाई चैटबॉट को बनाया किसने? बनाया है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, कोरोवर। कौन है? कोरोवर के द्वारा इसको बनाया गया है। कोरोवर के द्वारा इसको बनाया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 2008 में, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद भारत के जो स्वदेशी पेमेंट कार्ड हैं, जैसे रुपे है, रुपे के विकास में NPCI की इम्पॉर्टेंट भूमिका है। यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे, जो कि भारत का इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है यानी स्वदेशी सिस्टम है पेमेंट का, इसको डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद भारत में जो खुदरा भुगतान होता है यानी रिटेल पेमेंट होता है, उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको प्रमोट किया जाता है NPCI को। आपने देखा होगा UPI को, जब आप UPI ऐप डाउनलोड करते हैं तब NPCI के द्वारा UPI को रेगुलेट किया जाता है। और NPCI से संबंधित जो वर्क हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये भी NPCI द्वारा रेगुलेटेड है। भारत QR कोड एक कोड है जो कि भुगतान को आसानी से इंटरऑपरेबल करता है। मतलब कि QR कोड है, इसको आप इस टाइप से होते हैं, आपने देखे होंगे बने हुए QR कोड, ठीक है। तो भारत QR कोड इंडिजीनियस है। उसके बाद भीम क्या है? भीम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, भारत इंटरफेस ऑफ मोबाइल। उसके बाद IMPS तत्काल भुगतान यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तत्काल भुगतान सेवा, ठीक है। फास्टैग, रुपे और UPI एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इन सभी को NPCI के द्वारा, ये सभी सेवाएं जो हैं NPCI से संबंधित हैं, ठीक है। NPCI इनको रेगुलेट करता है और इनका नियामक भी है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा क्या है? भारतीय और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो, तो कंटेस्ट तो ये है कि महाराष्ट्र में सड़क परिवहन को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट ने $177 मिलियन के एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ये एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, और ये एशियाई विकास को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है यानी रीजनल डेवलपमेंट बैंक है ये। उसके बाद यह बैंक UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर द ईस्ट के सदस्यों को इसमें शामिल करता है। UN इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर द ईस्ट और गैर रीजनल विकसित देशों के सदस्यों को भी शामिल करता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है। देखो, PCS के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक। उसके बाद ये क्षेत्रीय बैंक है यानी रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड हंगर डे के बारे में है। विश्व भूख दिवस ये मनाया जाता है 28 मई को। रिसेंटली इसको मनाया गया था। और विश्व हंगर डे जो है, यानी वर्ल्ड हंगर डे जो है, हंगर प्रोजेक्ट के तहत इसको ऑब्जर्व किया जाता है या मनाया जाता है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो 820 मिलियन लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो कि अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ लोगों को एक टाइम का भोजन मिल पाता है, कुछ लोगों को न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन नहीं मिल पाता है। तो 820 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको खाद्य सुरक्षा से संबंधित कंसर्न्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद एक रिपोर्ट और ये संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आएंगे, यानी 2 अरब लोग 2050 तक गरीबी के दायरे में आएंगे। तो फूड सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है, क्योंकि जो लोग गरीब होंगे उनके पास क्या होगा, उनके पास फूड्स की कमी होगी, क्योंकि वो फूड्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो 2 मिलियन लोग जो है ये भी देखो, जब भी अगर आपको मेंस में कुछ इस गरीबी से संबंधित या फूड सिक्योरिटी से संबंधित कोई फैक्ट लिखना हो तो आप इन फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं वहाँ पर। भुखमरी को ख़त्म करने के लिए जीरो हंगर एक सतत डेवलपमेंट गोल जिसे हम कह सकते हैं, या सतत विकास लक्ष्य कह सकते हैं, जीरो हंगर, ये SDG नंबर 2 है। यहाँ पर आप SDG की लिस्ट देख सकते हैं, ये है SDG की लिस्ट। सबसे पहले क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सबसे लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी इन सभी गोल्स के लिए पार्टनरशिप। देखो अभी हमारा जो मुख्य इशू है वो जीरो हंगर वाले टारगेट पर है, तो इसको हमने जाना SDG नंबर 2 है। आप इसको कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में भी। चलते हैं आगे भी एक डाटा दिया हुआ है भारत से संबंधित क्या डाटा है कि भारत में लगभग 281 मिलियन टन का अनाज का उत्पादन हुआ 2019-20 में। कितना हुआ, 281.95 मिलियन टन। उसके बाद भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 69% बच्चों की जो मौत होती है वो कुपोषण के कारण होती है, माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। उसके बाद ये डाटा जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट्स के द्वारा दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। कितना है, 102वां। चलते हैं आगे रूस ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किया है। तो स्टेल्थ क्या होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होता है। देखो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है कि कोई भी रडार जो है उस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से होती है कि रडार की डिटेक्शन से ये एयरक्राफ्ट बच जाते हैं। और अभी हाल ही में रूस ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान को निर्माण किया है और इसका निर्माण किया गया है पैगडा के तहत। पैगडा क्या है, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, पैगडा इंपॉर्टेंट है। पैगडा के तहत इसको बनाया गया है और ये स्टेल्थ बॉम्बर एक ऐसी उन्नति, मतलब आप समझ सकते हैं कि रडार से बचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है और रूस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको देखते हैं जल्दी से। अभी हमने डिस्कस किया था कि पैगडा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज के तहत इसको निर्मित किया गया है। हमने डिस्कस किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी होती है जो कि रडार से बचने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए पैगडा टेक्निक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद पैगडा बॉम्बर की पहली परीक्षण उड़ान जो है 2021 या 2022 में आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत और रूस के बीच में जो प्रमुख समझौते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। भारत रूस से S-400 मिसाइल का एग्रीमेंट किया हुआ है, खरीदेगा। भारत S-400 मिसाइल किससे खरीदेगा, रूस से। उसके बाद कामोव हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो किन से खरीदेगा, रूस से। ठीक है, और रूस से KA-226 हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा, यानी कामेव 226 हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा भारत।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब डिटेल दी हुई है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कि किस तरह से ये वर्किंग करती है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि रडार से बचने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो आज की डिस्कशन पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑप्शन इसका ए सही है, हमने डिस्कस किया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 2014 में $100 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ। और मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्री हैं वो एनडीबी के मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 30,000 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक खेलो इंडिया एथलीट के लिए। ठीक है, हमने जाना था युवा एवं खेल विकास मंत्रालय के द्वारा खेलो इंडिया प्रोग्राम को इनिशिएट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टेल्थ बॉम्बर को विकसित किया है? तो ऑप्शन रूस सही है, रूस के द्वारा इसको किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही है, रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व भूख दिवस मनाया गया है 28 मई को, और हंगर प्रोजेक्ट के तहत इसको मनाया जाता है। और जीरो हंगर का जो टारगेट है वो SDG 2 में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में डेमो 2 मिशन रहा है, बताइए ये किस देश का मिशन है? तो हमने डिस्कस किया था SpaceX जो है वो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान को उसने अपनी पोस्टपोन कर दिया है। SpaceX जो कि अमेरिका की निजी कंपनी है, और ये मिशन जो था डेमो 2 मिशन नासा का मिशन है और अमेरिका देश का मिशन है। यानी देश की बात की जाए तो अमेरिका का, और डेमो 2 मिशन जो है नासा का मिशन है, लेकिन इसके लिए जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे वो SpaceX की सहायता से भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने महाराष्ट्र में $177 मिलियन के समझौते पर सहमति दी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो डी सही है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी 1966 में, और इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।